तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का लेक्चर नंबर 9 फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम रहेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा यार ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, ठीक है ना, और इसकी हमें जरूरत क्या है और किसके तरीके के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। तो पहले बेसिक क्लियर करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहते हैं? तो ये वो जगह होती है जहां से हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। तो आपको सर अभी तक तो जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने बताया ही नहीं कि हम कहां से ऑब्जर्व कर रहे थे। तो बाय डिफॉल्ट हम जिस जगह से ऑब्जर्व कर रहे थे वो था ग्राउंड। अभी तक हमें सवालों में कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, क्योंकि हम लोग जो चीजें जो भी देख रहे थे वो आइडियल स्टेट यानी ग्राउंड से हम देख रहे थे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये वो जगह होती है जहां से हम यानी ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। तो अभी तक हम ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे थे। तो अब कितने तरीके के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं और इनका सिचुएशन में क्या रोल रहता है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो दो तरीके के फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहते हैं। अब ये ध्यान से सीख लेना, मेरी आगे की जितनी भी फिजिक्स है वो सब सूडो फोर्स से चलती है, इसलिए आपको सूडो फोर्स लगानी और समझनी बड़ी आराम से आनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखना, तो दो तरीके के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है इनर्शियल। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है पहले से क्लियर करो। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसके पास खुद का कोई एक्सेलरेशन ना हो, मतलब वो फ्रेम जिसके पास एक्सेलरेशन ना हो इसको कहते हैं हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मैं यहां पर पहले इसकी डेफिनेशन क्लियर करूं तो वो फ्रेम, ये मैं लैंग्वेज कॉमन इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप जब रिवाइज करो ना तो आपको आराम से वो कैच हो जाए, क्योंकि पूरी टेक्निकल लैंग्वेज लिखूंगा तो मन नहीं लगेगा पढ़ने में आपका। तो वो फ्रेम जिसके पास खुद का कोई एक्सेलरेशन ना हो इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कई बच्चे सोच लेते हैं कि यार ये मतलब रुका हुआ फ्रेम होगा, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है रुका हुआ हो। अब जैसे मान लो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक कार है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है 2 मीटर पर सेकंड, आगे भी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है और ये वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। तो ये जो कार है इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब इसका एक्सेलरेशन 0 है। तो हर वो चीज जिसके पास खुद का कोई एक्सेलरेशन ना हो ऐसी चीज हमारे लिए काम करेगी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। यानी ये कार के ऊपर अगर कोई भी पर्सन खड़ा हुआ है तो उस पर्सन के लिए, ऑब्जर्वर के लिए ये कार जो हो गई वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गई। तो हम उस फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे जिसके पास खुद का कोई एक्सेलरेशन ना हो। अब इसमें पहला पॉइंट ये आ गया, कार एग्जाम्पल ये आ गया, कार मूविंग with speed 2 meter per second in a straight line is inertial frame of reference। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इसके पास 0 है। इसी तरह दूसरा, अभी तक हम ग्राउंड पर खड़े थे तो ग्राउंड के पास खुद का एक्सेलरेशन है या नहीं है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो आप कहोगे सर ग्राउंड तो रेस्ट पर है, तो क्या एक्चुअली में रेस्ट पर है क्या? धरती तो गोल गोल घूम रही है, अपनी ऑर्बिट के अबाउट भी घूम रही है, सन के अबाउट भी घूम रही है। कोई भी घूमती हुई चीज होती है उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होता ही है, ये आगे चल के सर्कुलर में आएगा। यानी अर्थ के पास अपना एक्सेलरेशन है, बट फिर भी हम उसे इनर्शियल लेते हैं। क्यों लेते हैं? तो दूसरा पॉइंट, अर्थ एज इट्स ओन एक्सेलरेशन due to orbital motion about sun but this acceleration is very small। ये जो एक्सेलरेशन होता है ये 0.003 के आसपास होता है, और ये तो सन के अबाउट ऑर्बिटल वाला हो गया, अपनी एक्सिस के अबाउट 0.03 होता है। तो इतना छोटा एक्सेलरेशन होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इसे कंसिडर करें या नेग्लेक्ट करें। इसलिए हम लोग बाय डिफॉल्ट अर्थ को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हुए चलते हैं। तो अर्थ हैज इट्स ओन एक्सेलरेशन अबाउट ऑर्बिटल मोशन अबाउट सन, बट दिस एक्सेलरेशन इज वेरी स्मॉल, सो अर्थ इज अप्रोक्सीमेटेड एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ऐसा नहीं है कि अर्थ इनर्शियल होता है, उसको अप्रोक्सीमेशन किया गया कि भाई उसका एक्सेलरेशन बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, इसलिए हम उसको इनर्शियल लेते हुए चलते हैं। अगर हम अर्थ की जगह किसी और प्लैनेट पर रह रहे होते जिसका अच्छा खासा एक्सेलरेशन होता तो वो इनर्शियल का काम नहीं करता, फिर वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसके बाद बताऊंगा नॉन इनर्शियल वो बन जाता। सो अर्थ अप्रोक्सीमेटेड एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम की प्रॉपर्टी ये होगी कि उसके पास खुद का कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, जरूरी नहीं है कि वो रुका हुआ हो, चल रहा होगा, बट उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। पॉइंट समझ आ गया? अब इसी तरीके से दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब
अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये क्या होता है? तो भाई इनर्शियल का अपोजिट, तो वो फ्रेम जिसके पास खुद का एक्सेलरेशन हो इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके पास खुद का कोई एक्सेलरेशन हो उसको बोलते हैं हम नॉन इनर्शियल। जैसे अभी हमने लिया था स्ट्रेट ट्रैक, अब हम ले लेते हैं कर्व ट्रैक। अब इस कर्व्ड ट्रैक के ऊपर गाड़ी की स्पीड तो कांस्टेंट है पर बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी का क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन। तो मैं यहां पर लिखूंगा स्पीड तो कांस्टेंट है बट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है इसलिए इसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। तो इसके पास अपना एक एक्सेलरेशन है, इसलिए ये घूमती हुई कार हमारे लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम का काम करेगी। समझ आया? तो वो फ्रेम जिसके पास खुद की वेलोसिटी और वो वेलोसिटी चेंजिंग वेलोसिटी हो इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसी तरीके से आप और बहुत सारे एग्जांपल सेट कर सकते हो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। जैसे अब ये कार स्ट्रेट लाइन में जा रही है बट इसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन तो भाई हमने कांस्टेंट कर रखा है बट उसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज होता चला जा रहा है। तो अगेन इस कार के पास भी एक्सेलरेशन है, यानी एक्सेलरेशन नॉन जीरो है इस कार का, इसलिए ये कार हमारे लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम का काम कर रही है। ओके, तो मेरे ख्याल से अब इनर्शियल नॉन इनर्शियल की प्रॉपर्टी समझ आ गई होंगी। इनर्शियल वो जिसके पास कोई एक्सेलरेशन ना हो, नॉन इनर्शियल वो जिसके पास एक्सेलरेशन हो। अच्छा, अर्थ इनर्शियल होती नहीं है पर हम उसे अप्रोक्सीमेट करते हैं क्योंकि उसका एक्सेलरेशन बहुत कम होता है। अब इन सबसे फर्क क्या पड़ता है? लॉज ऑफ मोशन के ऊपर इन सब का क्या लेना देना? तो देखना, तो एनएलएम यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन holds good in inertial frame of reference but does not hold good from non inertial frame। अब इसका पहले मैं मीनिंग समझाऊं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। लैंग्वेज सही लिखी है कि इनर्शियल फ्रेम से लॉज ऑफ मोशन सही लगते हैं, होल्ड्स गुड मतलब अच्छे नहीं लगते, होल्ड्स गुड मतलब सही लगते हैं, बट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लगाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। अब क्या गड़बड़ होती है पहले लगाएंगे तब तो पता चलेगा। तो इसके लिए हम लोग कुछ एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ ऐसा एग्जांपल जो हमने पहले पढ़ा हुआ हो और अब हम उसको वापस से रीवैल्यूएट करके देखें तो हमारी बुद्धि काम करेगी। तो देखो सबसे बढ़िया तो ताजा ताजा आपने पढ़ा हुआ है लिफ्ट, तो लिफ्ट वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो लिफ्ट क्या कर रही है, कहाँ जा रही है? यहां तक आवाज आ जाएगी, मत बोलना ऊपर जा रही है, ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है, ठीक है ना, कहीं पे भी जा सकती है, बट अभी ए अपवर्ड डायरेक्शन में है। चलो ठीक है, मैंने बोल दिया लिफ्ट की वेलोसिटी भी ऊपर है। अब बोलो कहां जा रही है? ऊपर जा रही है और एक्सेलरेट करते हुए जा रही है। तो एक तो ना पहले ये करेक्ट करना सीख लो, क्योंकि आप में से आधे तो बोल ही चुके होगे ए बनाते ही कहां जा रही है? ऊपर जा रही है, पर ये चीज करेक्ट कर लो, आगे नहीं होना चाहिए रिपीट है। तो लिफ्ट वेलोसिटी ऊपर दे रखी है मैंने, ऊपर जा रही है और एक्सेलरेट करते हुए जा रही है। अच्छा, अब ये देख कौन रहा है? तो ये थोड़ा खुद को देखेगा, तो इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये जो बाहर खड़ा हुआ पर्सन है ये ऑब्जर्वर है और इसने इसको देखना है। तो अब इसको ये लिफ्ट के साथ ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लगाई मैंने फोर्सेस, एन ऊपर लगी एम जी नीचे लगी। अच्छा, ये ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है कहां पर? ग्राउंड पर। ग्राउंड के पास खुद का कोई, अर्थ के पास खुद का कोई एक्सेलरेशन तो है पर वो नेग्लिजिबल है, जीरो है। यानी अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी ये खड़ा हुआ है एक इनर्शियल फ्रेम पर जो कि अप्रोक्सीमेट किया गया है क्योंकि इसके पास खुद का कोई एक्सेलरेशन तो है बट वो नेग्लिजिबल है, इसलिए हमने इसको जीरो मान लिया। तो कुल मिलाकर के हम अभी ग्राउंड पर खड़े हुए हैं, ग्राउंड हमारे लिए इनर्शियल फ्रेम का काम कर रहा है। अब हमने यहाँ से पर्सन को ऊपर जाते हुए देखा लिफ्ट के साथ साथ एक्सेलरेट करते हुए। इक्वेशन हमने इसकी बनाई, रीडिंग ऑफ स्विंग मशीन निकाली, एन की वैल्यू आ गई एम टाइम्स जी प्लस ए, यानी हमारे हिसाब से रीडिंग जो हो गई वो बढ़ गई। अब क्या करते हैं, ये तो था ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ग्राउंड। जहां से देखने पर हमें ये पता चला कि रीडिंग जो होगी वो बढ़ जाएगी। अब आते हैं ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो अब हम इसको लिफ्ट से ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर हम इसे लिफ्ट से ऑब्जर्व करें, देखें क्या फर्क पड़ता है। तो ये चले हम लिफ्ट के अंदर, अब हम लोग लिफ्ट में आ चुके हैं। तो ये है ऑब्जर्वर जो अब लिफ्ट में आ चुका है और लिफ्ट
ऊपर एक्सेलरेट कर रही थी, इसलिए अब ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल हो गया, क्योंकि ये लिफ्ट के साथ साथ एक्सेलरेट कर रहा है। तो अब ऑब्जर्वर इनर्शियल में है या नॉन इनर्शियल में? तो जवाब है ऑब्जर्वर अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, क्या चीजों में परिवर्तन आएंगे, पहले उसके बारे में बात करते हैं। मान लो आप एक ट्रेन में बैठ गए, वैसे तो मैंने रिलेटिव पढ़ाया हुआ आपको पहले, तो वहां से आप अच्छा सा सीख के आ ही रहे हो, फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं। मान लो आप ट्रेन में बैठ गए, तो आपको सामने वाला पर्सन चलता हुआ दिखाई देगा, रेस्ट पर दिखाई देगा, तो जवाब है जी रेस्ट पर दिखाई देगा। तो सिमिलरली दूसरा एग्जांपल ले लो, अर्थ पे आप खड़े हुए हो, तो क्या आपको अर्थ घूमती हुई दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है, वो तो रेस्ट पर दिखाई दे रही है, पर दूसरे ऑब्जेक्ट उल्टे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपने अपने रिलेटिव मोशन में क्या पढ़ा था? हम सारी चीज उठा के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर कर देते हैं। तो जब भी हम किसी चलती हुई या एक्सेलरेटिंग चीज में जाते हैं, तो हम चीजें उठा करके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर करते हैं। तो जब ये पर्सन नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गया, तो इसको ये ए दिखाई देना बंद हो जाएगा, उसको लिफ्ट एक्सेलरेट करती हुई नहीं दिखाई देगी, ये पोर्शन उसको नहीं दिखाई देगा। तो उसे क्या करना पड़ेगा? ये चीज उठा करके पहले इसको ट्रांसफर करनी पड़ेगी। अगर उसने ये ए इसको ट्रांसफर नहीं किया, तो दैट मींस रिलेटिव मोशन की टेक्निक वैलिड नहीं हुई, इसका मतलब वहां पर कंसेप्ट गड़बड़ हो जाएंगे। तो अब इसको ये पर्सन कैसा दिखाई दे रहा है? रिलेटिवली रेस्ट पर। अब देखो गड़बड़ क्या होगा, तो रिलेटिवली रेस्ट पर दिखाई दे रहा है, पर एक्चुअली में रेस्ट पर नहीं है, एक्चुअली में ये कर रहा था एक्सेलरेट, बट उस फ्रेम में घुसने की वजह से हमें वो एक्सेलरेशन नहीं दिखाई दिया। अब इसने तो इसके ऊपर फोर्सेस लगाई, एन ऊपर और एमजी ऊपर, एमजी नीचे, और इसने उठा के दोनों को बैलेंस कर दिया। बैलेंस इसलिए कर दिया क्योंकि इसको रेस्ट पर दिखाई दे रहा है, तो इसके हिसाब से अब रीडिंग हो गई एमजी के बराबर, पर यहाँ के हिसाब से रीडिंग हो गई एमजी प्लस ए के बराबर। चीज तो एक ही है, पर्सन तो एक ही है, तो रीडिंग वही रहनी चाहिए। रीडिंग में क्यों चेंजेस आ गए? इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि हमने ये ए इसको ट्रांसफर नहीं किया। इस ए को अगर हम ट्रांसफर करें तो कहां की तरफ ट्रांसफर लगेगा? तो ये ए ऊपर की तरफ है, जो कि इसको अगर हम ट्रांसफर करें तो ये ट्रांसफर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और वो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी नीचे। अब खाली ए तो फोर्स में ऐड नहीं होगा, चीजें ऐड सब्ट्रैक्ट तब होती हैं जब सेम यूनिट डायमेंशन की हो। तो हम इसे m से मल्टीप्लाई करके नीचे लगाएंगे, तो जब हम इसे m से मल्टीप्लाई करके नीचे लगाएंगे, तो यही m से मल्टीप्लाइड जो फोर्स होगी, इस फोर्स को हम बोलेंगे इमेजिनरी फोर्स, और यही फोर्स कहलाएगी सूडो फोर्स। क्या कहलाएगी? सूडो फोर्स। तो अब वापस से सुनो, तो जब पर्सन कौन से फ्रेम में गया? नॉन इनर्शियल, तो उसे उसका एक्सेलरेशन नहीं दिखाई दिया, जिसे उसे उल्टा करके लगाना पड़ेगा m से मल्टीप्लाई करके। m से मल्टीप्लाई करी गई वो फोर्स कहलाएगी सूडो फोर्स। यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लॉज ऑफ मोशन इसलिए नहीं लग पाता क्योंकि हमें वो एक्सेलरेशन नहीं दिखाई देता। अगर हमें लॉज ऑफ मोशन लगाना है तो पहले हमें उस इमेजिनरी फोर्स को लगाना पड़ेगा, यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में इट डज नॉट होल्ड गुड तब तक नहीं लगेगा जब तक आप सूडो फोर्स नहीं लगाओगे। तो अब हम आते हैं सूडो फोर्स के कांसेप्ट पर। अब सूडो फोर्स क्या होती है मैं नेक्स्ट पेज पे लाता हूं और फिर वापस आपको इस ओरिजिनल जगह पे लाता हूं। तो सूडो फोर्स ये कब लगती है पहले मैं डिटेल से लिखूं। तो जब हम या ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल NIFOR, अब आप शॉर्टकट में समझ जाना, जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होते हैं तब हमें उसका एक्सेलरेशन नहीं दिखाई देता। जिसको हमें ट्रांसफर करना पड़ता है। मास से मल्टीप्लाई करके। And this becomes imaginary force, which is called pseudo force. तो pseudo force तब आती है जब हम कौन से रेफरेंस में जाते हैं? जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाते हैं तब हमें उसका एक्सेलरेशन नहीं दिखाई देता, जिसको ट्रांसफर करना होता है मास से मल्टीप्लाई करके। एंड दिस बिकम्स इमेजिनरी फोर्स विच इज कॉल्ड सूडो फोर्स। तो अगर मैं सूडो का फॉर्मूला लिखूं तो सूडो का फॉर्मूला तो बड़ा आसान है पर समझाना बड़ा मुश्किल है, इसके लिए थोड़ा टाइम और 5 मिनट लगाएंगे, देखते जाओ। तो वो सूडो का फॉर्मूला हो गया m/a, जहां m हो गया ऑब्जेक्ट का मास जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और a ये उस फ्रेम का एक्सेलरेशन है जहां से हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, या एक्सेलरेशन ऑफ वो फ्रेम जहां से ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। डायरेक्शन सूडो का, तो डायरेक्शन ए के अपोजिट, तो ए के अपोजिट डायरेक्शन में ये सूडो फोर्स एक्ट करता है। पर मेरे को बहुत सारे एग्जांपल देने पड़ेंगे तब सूडो समझ आएगा। जैसे अब इसमें आ जाओ, तो इस वाले डायग्राम के अंदर आप अच्छी तरह देख लो,
ये जो पर्सन है इसको देखा जा रहा है इसके द्वारा, और ये अब ऑब्जर्वर जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। तो अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में गया तो उसको ये ए दिखाई नहीं देगा, और सबसे पहले ये उल्टा करके लगाना पड़ेगा। नहीं लगाया तो लॉज ऑफ मोशन नहीं होल्ड करेगा। इसके लिए सबसे पहले इमेजिनरी फोर्स लगानी पड़ेगी जो कि नीचे की तरफ लगी, और इस फोर्स का नाम हो गया सूडो फोर्स। फॉर्मूला इसका हो गया ma। अब इसको ये अभी भी रेस्ट पर दिखाई देगा, बट ये फोर्स लगाने के बाद अब जब हम फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा n इज इक्वल टू mg प्लस ma, और फाइनल रिजल्ट अगर मैं लिखूं तो वो हो जाएगा n इज इक्वल टू m टाइम्स g प्लस a। यानी अब आप चेक करो, चाहे हमने इक्वेशन लिफ्ट से बनाई चाहे हमने ग्राउंड से बनाई, दोनों तरफ की इक्वेशन सेम आ गई। तो सूडो फोर्स लगने के बाद लॉज ऑफ मोशन नॉन इनर्शियल से सही हो जाते हैं, बट अगर नहीं लगाया जाए सूडो फोर्स तो लॉज ऑफ मोशन होल्ड नहीं कर पाता, गलत हो जाता है। तो इतना पॉइंट के बाद अब हम सूडो फोर्स लगाना सीखते हैं। पहले एक बार वापस से सेट करते हैं। सूडो तब लगती है जब हम एक्सेलरेटिंग फ्रेम में होते हैं, यानी हमारी वजह से आती है। अगर हम चीजें ग्राउंड से ऑब्जर्व करेंगे हमें कोई सूडो कभी नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड के पास एक्सेलरेशन है पर वो नेग्लिजिबल है, तो हम ग्राउंड को इनर्शियल मान चुके हैं। मैं बार बार ये बात नहीं बोलूंगा, क्योंकि एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो कर दी, फिर हम अपने आप की भी नहीं सुनते। सलमान खान के फैन है, ठीक है ना। तो ग्राउंड कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? ग्राउंड है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वहां से खड़े होकर के कभी भी कोई चीज देखोगे कोई सूडो जूडो तुम्हें नहीं लगाना पड़ेगा, पर जहां तुम जाओगे एक्सेलरेटिंग फ्रेम के अंदर वहीं तुम्हें सबसे पहले वो ए उल्टा करके मास से मल्टीप्लाई करके लगाना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड सूडो फोर्स। अब इन एग्जांपल जो मैं देने जा रहा हूं इनसे सूडो ऐसी समझ आ जाएगी कि कभी नहीं भूलोगे, फिर आप सूडो ही सूडो लगाओगे। तो देखते जाओ। तो पहला एग्जांपल, ये रही एक ट्रॉली। देखो सारे के सारे एग्जांपल ऐसे ऐसे हैं जो अच्छे खासे इंसान को कंफ्यूज कर रहे हैं, सूडो लगेगा या नहीं लगेगा। ये रहा ऑब्जेक्ट जो कि ऐसी ट्रॉली पर है जो कि आगे जा रही है विद एक्सेलरेशन a2, ये ट्रॉली आगे जा रही है विद एक्सेलरेशन a1। अभी ये पर्सन ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, पर्सन नंबर 1, और एक और पर्सन है जो ट्रॉली के ऊपर लदा हुआ है, ये है पर्सन नंबर 2। अब पहले हम ये देखेंगे कि कौन से पर्सन का कौन सा फ्रेम है। तो ये जो पर्सन ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, इस जगह पर खड़ा हुआ है, इसका तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इनर्शियल। इनर्शियल मतलब इसके पास खुद का कोई एक्सेल, जब बेचारे के पास खुद की जेब में कुछ पैसे बचे नहीं तो ट्रांसफर क्या करेगा, तो इसके हिसाब से तो कोई सूडो नहीं एक्ट करेगी, क्योंकि कुछ है ही नहीं बेचारा, तो उल्टा करके क्या ट्रांसफर करेगा, तो नो सूडो। तो जो भी पर्सन कहां पर खड़ा हुआ है इनर्शियल फ्रेम में, तो उसके पास कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो वो कुछ ट्रांसफर ही नहीं कर सकता, यानी इसको कोई सूडो नहीं लगानी। ये जो फोर्सेस लगाएगा वो सारी की सारी करेक्ट रहेंगी, उसमें कोई भी इनकरेक्टनेस नहीं आएगी। अब आते हैं इस वाले पर्सन पर। अब ये वाला पर्सन एक ऐसे फ्रेम में है या ऐसी ट्रॉली के ऊपर है जो एक्सेलरेट कर रही है, तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये जब इसको देखेगा तो इसको सबसे पहले लगाना पड़ेगा सूडो। अब कौन सा सूडो और कितना सूडो? क्या सूडो ma2 होगा या सूडो ma1 होगा? तो पहले आप ये देखो, आप किस पे खड़े हुए हो? a1 पे खड़े हुए हो ना, तो आपको वो चीज रेस्ट पर नजर आएगी ना जिस पे आप खड़े हुए हो। पड़ोसी थोड़ा ना रेस्ट पर नजर आएगा, ट्रेन में बैठे हो पेड़ पौधे थोड़ा ना रेस्ट पर नजर आएंगे, ट्रेन वाला ही तो रेस्ट पर नजर आएगा। तो आप जिस ट्रॉली में खड़े हो अब आपको ये एक्सेलरेशन नहीं दिखाई देगा, और ये चीज आपको उल्टी करके लगानी पड़ेगी। तो हमने जो लगाई फोर्स, ये सूडो फोर्स लगाई, और इसका फॉर्मूला हो गया m इंटू a1, यानी हम जिस पे खड़े हैं उसके अपोजिट हमें सूडो लगाना होता है, क्योंकि हमें वो एक्सेलरेशन नहीं दिखाई देता। इतना समझ आया? तो इस पर्सन ने सूडो लगाई, फॉर्मूला हो गया ma1। इसको कोई सूडो नहीं लगानी पड़ी क्योंकि इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं था। और एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल सूडो के लिए। अब मान लो ये रहे दो पर्सन एज इट इज, दो मैं हमेशा लेते हुए चलूंगा ताकि आपका सूडो का सामने हमने कंसेप्ट पूरा अच्छी तरह सही रहे। अब ये ट्रॉली ऊपर जा रही है विद एक्सेलरेशन a1, ये पर्सन ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, तो इसका फ्रेम तो इनर्शियल हो गया, और इसको तो कोई सूडो किसी के ऊपर लगानी नहीं। अब ऑब्जेक्ट का है, पहले वो भी तो सवाल है। ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है और ये रहा ऑब्जेक्ट m मास का, तो इसने इसको ऑब्जर्व किया, तो इसके हिसाब से तो नो सूडो। बट जहां इसने इसको ऑब्जर्व किया, अब इसका फ्रेम है नॉन इनर्शियल, तो इसको सबसे पहले लगाना पड़ेगा सूडो। अब ये किस फ्रेम में खड़ा हुआ है, तो ये जिस फ्रेम में खड़ा हुआ है उसको वो नहीं दिखाई देगा, यानी इस a1 के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इसको उल्टा करके a1 देना पड़ेगा नीचे की तरफ, और ये बन जाएगा सूडो ps। सिमिलरली और गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। अब थर्ड स्टेप जो है, तो सूडो किसके अपोजिट लगती है? हम जिस फ्रेम में होते हैं उसके एक्सेलरेशन के अपोजिट लगती है। अब इसी तरीके से थर्ड एग्जांपल लेते हैं। मान लो अब ये रही गाड़ी और ये रहा ऑब्जेक्ट, गाड़ी इधर जा रही है ए एक्सेलरेशन से, और हम इसी गाड़ी में हैं, तो कोई बात नहीं, हम इस गाड़ी में, हमें अब ये ए नहीं दिखाई देगा, तो जो ए हमें नहीं दिखाई देगा, जो हमारा फ्रेम होगा उसके एक्सेलरेशन के अपोजिट, यानी ये पर्सन सूडो लगाएगा ma की इधर की तरफ। तो ये सूडो लगाने का टेक्निक होता है। तो सूडो जब भी लगानी है तो पहले ये देख लो हम किसके ऊपर खड़े हुए हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में सूडो लगेगी। और एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसी तरीके से फोर्थ नंबर एग्जाम्पल, अब ये ट्रॉली है और इस ट्रॉली के अंदर ये एक पेंडुलम है m मास का, ट्रॉली इधर एक्सेलरेट कर रही है। अगर हम ग्राउंड से देख रहे हैं, ये जैसे हमने इसको ग्राउंड से देखा, ग्राउंड हमारे लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम का है, तो इस पेंडुलम को हमें देखना है, तो इस पे तो कोई सूडो अभी नहीं लगेगी। बट जब हम जाकर के ट्रॉली में बैठ जाएंगे
तो हमें असली चीज पता चलेगी। तो जैसे ही हम ट्रॉली में बैठे तो एक्सेलरेटिंग फ्रेम में बैठे तो हमें इस एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में इधर साइड फोर्स लगानी पड़ेगी। अब ये सूडो इस पेंडुलम को वर्टिकल नहीं रहने देगी, ये इसको इधर ट्रांसलेट करा के ले जाएगी और ये पेंडुलम यहाँ कहीं पर इसको दिखाई देगा। तो मेरे ख्याल से सूडो लगाने में इतना आ गया होगा। अभी और कोशिश करते हैं, अभी और बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, 5th एग्जाम्पल। अब मान लो ये इंक्लाइंड प्लेन है और इसके ऊपर ये ब्लॉक है। अब ये एक पर्सन है जो इसे ग्राउंड से देख रहा है ब्लॉक को, तो इसके हिसाब से तो नो सूडो। बट अच्छा, और इंक्लाइंड प्लेन को हमने एक्सेलरेट करा रखा है। बट अगर यही ब्लॉक को हम इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर बैठ करके देखेंगे तो अब इस सिचुएशन में क्योंकि हम एक्सेलरेटिंग फ्रेम में तो हमें इधर लगानी पड़ेगी सूडो, फॉर्मूला हो जाएगा MA। इसी तरीके का एक और एग्जांपल लेते हैं, 6th एग्जांपल। अब मान लो ये एक ब्लॉक है जो कि इधर एक्सेलरेट कर रहा है और इसके ऊपर दो छोटे छोटे ब्लॉक है M1 और M2। अगर हम ग्राउंड से देखें तो कोई सूडो नहीं लगेगी, बट अगर हम इसके ऊपर बैठ जाएं जाकर के तो इधर कहीं इसके ऊपर बैठ जाएं तो अब हमें सूडो लगानी पड़ेगी क्योंकि हम एक्सेलरेटिंग फ्रेम में। इस पे भी लगानी पड़ेगी एज वेल एज इस पे भी, क्योंकि हम दोनों को ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस पे सूडो इधर लगी, फॉर्मूला हो गया M1A। इस पे सूडो इधर लगी, फॉर्मूला हो गया M2A। और हम जहाँ बैठे हैं उसके एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। और एक एग्जाम्पल लेते हैं सूडो का। अब सूडो का एक और एग्जाम्पल आप ये ले लो, 7th नंबर एग्जाम्पल। मान लो अब ये है वही इंक्लाइंड प्लेन है और M मास का इसके ऊपर ब्लॉक है, इसको हमने इधर एक्सेलरेट करा दिया। अब जो सूडो लगेगी वो तब लगेगी जब हम इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर बैठ करके देखेंगे, इसको देखेंगे और इधर की तरफ ये सूडो एक्ट करेगी। तो मेरे ख्याल से अब इतने सारे 8 एग्जाम्पल में सूडो तो रवैया लगानी आई गई होगी। तो सूडो कब लगती है? जब हम एक्सेलरेटिंग फ्रेम में होते हैं। कहाँ की तरफ लगती है? हमारे फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। कितनी लगती है? M×A के बराबर लगती है। तो अब वापस से रिवाइज कर लो, कौन कौन होता है इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम होता है जिसके पास कोई एक्सेलरेशन ना हो, नॉन इनर्शियल वो होता है जिसके पास खुद का कोई एक्सेलरेशन हो। तो ये था आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सूडो फोर्स लगाने का कंसेप्ट। अब जो मेरे पास कंसेप्ट आते हैं वो है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सूडो फोर्स। तो ये लेक्चर लंबा रहेगा क्योंकि इसमें सारा सूडो फोर्स का कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा। सूडो फोर्सेस के कई सारे हमारे पास प्रॉब्लम रहते हैं। अब इसमें एससी वर्मा के प्रॉब्लम मैं कवर करने जा रहा हूं पहले, ठीक है ना। तो देखो, तो अब जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आते हैं वो है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स की कैटेगरी में सबसे पहला जो हमारा प्रॉब्लम है वो अभी अभी जस्ट मैं एग्जांपल दे करके हटा, और वो पहला प्रॉब्लम है पेंडुलम कार्ड प्रॉब्लम। अब पेंडुलम कार्ड प्रॉब्लम क्या है? तो वो हम लोगों ने भी देखा ही था। ये कार्ड है और इसके अंदर ये पेंडुलम है M मास का। कार्ड आगे एक्सेलरेट कर रही है। अब हमें पता ये करना है कि ये पेंडुलम हमें इक्विलिब्रियम में कहाँ दिखाई देगा, कितने एंगल पर दिखाई देगा, किस तरीके से दिखाई देगा, क्या उसमें टेंशन वेंशन होगी। सबसे पहली बात, क्योंकि हमें पेंडुलम को ऑब्जर्व करना है तो ग्राउंड से देखेंगे तो कार भी चलती हुई दिखाई देगी, पेंडुलम भी आगे चलता हुआ दिखाई देगा, दोनों ऑब्जर्वेशन कंफ्यूज कर देंगे। तो जब भी किसी एक चीज को ऑब्जर्व करना है पहले उसके फ्रेम के अंदर घुस जाओ। जैसे ट्रेन में बैठे हुए पर्सन को ऑब्जर्व करना है तो ट्रेन में जाकर के ऑब्जर्व करना ना, धरती से देखोगे तो ट्रेन भी चलती हुई दिखाई देगी, पर्सन भी चलता हुआ दिखाई देगा, कंफ्यूज हो जाओगे क्या करना है। तो बेस्ट है उस फ्रेम के अंदर चले जाओ। तो हमें ऑब्जर्व करना है पेंडुलम को। तो सबसे पहले हम आते हैं और इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कार्ड। तो ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू कार्ड। अब कार्ड के हिसाब से अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमने उठाया बोरिया और बिस्तरा और पहुंच गए सीधे कार्ड के अंदर। क्योंकि कार्ड एक कैसा फ्रेम थी, एक्सेलरेटिंग, इसलिए सबसे पहले हमें लगानी पड़ेगी सूडो फोर्स। तो ये हमने लगाई सूडो फोर्स। अब ये सूडो फोर्स इस पेंडुलम को यहां नहीं रहने देगी, ये इसको टिल्ट करा के लेफ्ट साइड की तरफ ले जाएगी। तो अब मेरे को एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा, फाइनल डायग्राम। तो ये सूडो फोर्स जो है हमारे इस पेंडुलम को टिल्ट करा के लेफ्ट साइड की तरफ ले आई और ये पेंडुलम अपनी वर्टिकल लाइन से, इसकी वर्टिकल लाइन ये रही, इस वर्टिकल लाइन से थोड़ा सा इधर की तरफ लेफ्ट साइड की तरफ यूं करके टिल्टेड रहेगा। अब और कितने एंगल पर टिल्ट हुआ ये मैं थीटा नॉट ले लेता हूं। अब अगर मैं बाकी की फोर्सेस अप्लाई करूं, सबसे पहले तो मैंने लगाया इधर सूडो और ये सूडो हो गया MA, नीचे की तरफ आ गया मेरे पास MG और रस्सी में आ गई मेरे पास टेंशन। तो अब इस पर्सन को ये पेंडुलम यहाँ पर रिलेटिवली रेस्ट पर नजर आएगा क्योंकि ये इसकी कौन सी पोजीशन है, इक्विलिब्रियम। तो अब ये फोर्सेस को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो फोर्सेस बैलेंस करने के लिए हमें टेंशन के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। कंपोनेंट अगर हम करें तो कंपोनेंट में ये वाला एंगल थीटा नॉट है तो इधर भी एंगल थीटा नॉट हो गया। मैं इधर नहीं कर रहा, घिचपिच हो जाएगी, अलग से कर दे रहा हूँ। तो अगर मैं पेंडुलम के टेंशन के कंपोनेंट करूं तो टेंशन का ऊपर कंपोनेंट गया T cos थीटा नॉट और टेंशन का इधर कंपोनेंट आ गया T sin थीटा नॉट
नीचे की तरफ लग रहा था mg और इधर साइड लग रहा था ma का सूडो। अब फोर्सेस को अगर हम बैलेंस करें तो t sin थीटा नॉट की वैल्यू हो गई हमारे पास ma के बराबर और t cos थीटा नॉट की वैल्यू मेरे पास हो गई mg के बराबर। दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई, tan थीटा नॉट की वैल्यू आ गई और आंसर आ गया a/g। तो जितने एंगल पर उसको पेंडुलम दिखाई देगा वो एंगल हो गया हमारे पास कितना, a/g, जहाँ a हो गया कार का एक्सेलरेशन, g हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जैसे इसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड एग्जांपल बना लेते हैं। तो एग्जांपल न्यूमेरिकल हमारा ये रहा, कहता है एक कार के अंदर पेंडुलम जो है 30 डिग्री के एंगल पर दिखाई देता है। तो एज शोन इन डायग्राम pendulum is inclined at an angle of 30 degree from vertical in equilibrium. Find A। तो अब हमें एक्सेलरेशन ऑफ कार को ढूंढ के निकालना है। तो बिल्कुल अब आसान सा सवाल है, अब आपको बार बार बैठने की भी जरूरत नहीं, सीधे उड़ा दो। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन tan थीटा नॉट का फॉर्मूला हो गया हमारा a/g, सीधे वैल्यू डाल दी tan 30 डिग्री a/g और यहाँ से a का वैल्यू आ गया हमारे पास d/√3। तो मतलब दो काम कर सकते हैं, अगर a दिया है तो थीटा ढूंढ लो, थीटा दिया है तो आप a ढूंढ सकते हो। अब इसी तरीके से अगला कंसेप्ट उठा रहा हूँ मैं। अब ये प्रॉब्लम हमारा SCV का प्रॉब्लम है जिसपे हम काम करने जा रहे हैं। बट इससे पहले पुराने रिवीजन के नाम पर अब हमारे पास वापस से वही सिंपल पुली सिस्टम ले रहा हूँ। आपको याद होगा ये मेरे पास m1 m2 के दो मासेस है। अच्छा, अब इस सिंपल पुली सिस्टम में एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर m2 भारी है और m1 हल्का है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आया था m2 - m1 × g डिवाइडेड बाय m1 + m2। और आपको याद हो तो टेंशन का फॉर्मूला आया था ट्वाइस ऑफ m1 m2 g डिवाइडेड बाय m1 + m2। तो ये कुल मिला करके हमारे पास एक्सेलरेशन और टेंशन के वैल्यू थे, ठीक है ना, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में देख लिए थे। अब यही चीज़ मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ और इसको हम एक लिफ्ट के अंदर सेटअप बना रहे हैं। तो अब ये रहा पूरा का पूरा सेटअप इनसाइड द लिफ्ट। तो ये m2 का मास है और ये m1 का मास है और इसको हमने सस्पेंड कर दिया पुली इन लिफ्ट के नाम से, आप इसको हेडिंग में डाल सकते हो, और लिफ्ट ऊपर भगा दी विद एक्सेलरेशन a। अब करना क्या क्या है, तो एज शोन इन डायग्राम बहुत सारे काम इसके अंदर करने, ये SCV का प्रॉब्लम है जिसमें वैल्यू डाल के हम थोड़ी देर बात करेंगे। तो एज शोन इन डायग्राम फाइंड आउट पहला एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, दूसरा टेंशन इन स्ट्रिंग और तीसरा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमें तीन काम करने हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट निकालना है, टेंशन इन स्ट्रिंग निकालनी है, ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, अगर हम ग्राउंड से देखेंगे तो हमें डब्बे भी चलते हुए दिखाई देंगे, साथ साथ में लिफ्ट भी चलती हुई दिखाई देगी। तो पहला काम, बोर या बिस्तरा उठाओ, लिफ्ट के अंदर घुस जाओ और सिर्फ ब्लॉक को ऑब्जर्व करो। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो सबसे पहली स्टेप है स्टेप नंबर 1, ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्लॉक। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो लिफ्ट के हिसाब से हम ब्लॉक्स को ऑब्जर्व करते हैं। तो अब हम बैठ गए जाकर के लिफ्ट के अंदर, फोर्सेस अप्लाई करते हैं। थोड़ी देर में तो आपको ये भी नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट आ जाएगा, बट एक बार पहले सीख लो। तो लिफ्ट क्योंकि एक्सेलरेटिंग फ्रेम था तो सबसे पहले सूडो लगानी पड़ी। सूडो इस पे इधर आ गई, कितनी आ गई, m2 है। इस पे आई है तो इस पे भी आएगी, कितनी आ गई, m1 है। अब बाकी की फोर्सेस लगा देते हैं जो एज इट इज जैसे लगती है। तो इस पे नीचे की तरफ लगा m2g, रस्सी में ऊपर आ गई टेंशन, इधर आ गई टेंशन, नीचे आ गया m1g। अब कौन भारी कौन हल्का ये हम देख करके अपने हिसाब से कर लेंगे। तो मैं मान लेता हूँ राइट साइड वाला फोर्स ज्यादा है, लेफ्ट साइड वाला कम है। तो इसका एक्सेलरेशन नीचे, इसका एक्सेलरेशन ऊपर। इस एक्सेलरेशन का नाम हुआ रिलेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि हम कहाँ से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, लिफ्ट से। इसका नाम हुआ रिलेटिव एक्सेलरेशन। अब इसे निकालने के लिए हमने अपना वही पुराना सिस्टम बाउंड्री बनाया। सिस्टम बाउंड्री बनाते ही T से T वाला पोर्शन हो गया कैंसिल आउट। ये दोनों हो गए चलाने वाले, ये दोनों हो गए रोकने वाले। इक्वेशन बन गई m2 टाइम्स, देखना जरा, g + a, मैंने एक साथ कॉमन ले लिया, चलाने वाला माइनस m1 टाइम्स g + a इक्वल्स टू m1 + m2 इंटू a रिलेटिव। तो यहां से मेरे पास a रिलेटिव की वैल्यू आई और ये वैल्यू आई m2 - m1 डिवाइडेड बाय m1 + m2 टाइम्स g + a।
अब अगर आपको डायरेक्ट करना है तो बस आप इतना देखो कि जी की जगह जी प्लस ए आ गया। तो मैंने लेफ्ट वाले में यही तो सिखाया था, ए अप तो जी अप। तो यहाँ भी तो वही बात होल्ड कर रही है कि अगर आप लेफ्ट से बैठ करके देखोगे तो इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन जो आएगा उसमें जी की जगह जी इफेक्टिव आ जाएगा, जिसका वैल्यू हो जाएगा हमारे पास जी प्लस ए। पॉइंट समझ आ गया? तो अब इसको तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर लेफ्ट का ये डाउन मिला तो हम आंसर मार देंगे जी माइनस ए, फ्री फॉल मिला तो हम आंसर मार देंगे 0। तो वही सेम लेफ्ट वाले केसेस यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। तो ये डब्बे का रिलेटिव एक्सेलरेशन आया, और रिलेटिव एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी स्टेटमेंट है टेंशन निकालनी है। तो भाई टेंशन निकालने के लिए अब आपको कुछ नहीं करना है, इक्वेशन नहीं बनानी, बस टेंशन का वही पुराना फॉर्मूला लिखना है, ट्वाइस m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब बस जी की जगह जी इफेक्टिव डाल देना है और वो हो जाएगा जी प्लस ए। तो स्टेप 2 भी हमारी फटाफट से कंप्लीट हो गई। पर अब मेन स्टेप है स्टेप 3। इस पे जो सवाल है वो अच्छा खासा बनता है, टेस्ट के अंदर बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ग्राउंड से देखने पर, तो ग्राउंड से देखने पर होगा क्या? ग्राउंड से देखने पर मैं एक बार फिर से डायग्राम ले रहा हूं। तो अब अगर हम इसको ग्राउंड से देखें तो हमें ये डब्बे ऊपर नीचे तो मूव करते हुए दिखाई देंगे ही देंगे, मतलब इसका ए रिलेटिव ऊपर होगा, इसका ए रिलेटिव नीचे होगा, ये तो होगा ही होगा। बट साथ साथ में लिफ्ट का एक्सेलरेशन भी इनमें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो आप रिलेटिव मोशन वाले फॉर्मूले से देख लो। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट को अगर आप ब्रेक करोगे तो ये बन जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, वेक्टर लगा दे रहा हूं, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। तो आपको अगर ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है ग्राउंड से तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट प्लस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। मतलब ब्लॉक का एक्सेलरेशन, किसी भी ब्लॉक का एक्सेलरेशन अगर आप ग्राउंड से देखोगे तो ये हो जाएगा उसका रिलेटिव एक्सेलरेशन, यानी लिफ्ट से देखा गया एक्सेलरेशन प्लस लिफ्ट का एक्सेलरेशन, प्लस या माइनस वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन के ऊपर। तो अब जैसे ही आप ग्राउंड से देखोगे तो ये ऊपर जा रहा है, साथ में लिफ्ट भी ऊपर जा रही है, तो दोनों आपस में ये इसमें जाकर के ऐड हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारे पास आया रिलेटिव एक्सेलरेशन ए रिलेटिव प्लस लिफ्ट का एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो वो ऐड हो गया। एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड ब्लॉक देखोगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो ए रिलेटिव नीचे ए ऊपर है तो ये माइनस ए रिलेटिव हो गया, साथ में ए हो गया, और इसका डायरेक्शन हमें ऊपर या नीचे कुछ भी दिखाई दे सकता है डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब जैसे एग्जांपल पकड़ते हैं, पर उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला काम लिफ्ट में बैठ करके हमें ब्लॉक का एक्सेलरेशन देखना है, उसके लिए मैं कोई सूडो वूडो भी लगाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट जी इफेक्टिव का कांसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। टेंशन निकालनी है तो टेंशन का अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला, जहां जी आएगा वहां जी इफेक्टिव आ जाएगा। अब हमें निकालना है ब्लॉक का एक्सेलरेशन ग्राउंड से। ग्राउंड से निकालने के लिए हमने अपना रिलेटिव का कांसेप्ट यूज किया और उसमें रिलेटिव एक्सेलरेशन भी दिखाई देगा, साथ साथ में लिफ्ट का एक्सेलरेशन भी दिखाई देगा। जैसे प्रॉब्लम देखो, अब प्रॉब्लम के लिए आप इसको कंसिडर कर लो, ये रहा परफेक्ट एग्जांपल। अब लिफ्ट मैं बोल रहा हूं ऊपर जा रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और इसके अंदर ये एक स्प्रिंग बैलेंस है यहां पर लगा हुआ है, और ये ब्लॉक इधर है। इस ब्लॉक का जो मास आपको दे रखा है, ये मास आपको दे रखा है 4 kg और इधर का मास 2 kg। करना क्या क्या है, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। मतलब पहला काम रिलेटिव एक्सेलरेशन, दूसरा काम टेंशन इन स्ट्रिंग, तीसरा काम रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, चौथा काम एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये 4 चीजें हमें यहां पर सिंप्लीफाई करके निकालनी है। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको ट्रिक समझ आ रही होगी कि हम कैसे कैसे किस तरीके से करते हैं। तो पहला काम, भैया कहीं बैठने की जरूरत अब तुम्हें नहीं है क्योंकि मैं बैठ चुका, अब तुम उसका फायदा उठाओ। तो पहली स्टेप का सोल्यूशन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट निकालते हैं। आ जाओ। तो चलाने वाला हो गया ये, तो 4 माइनस रोकने वाला हो गया 2, तो ये हो गया m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय टोटल मास हो गया 4 प्लस 2। अब आता है g की जगह g इफेक्टिव, और g इफेक्टिव हो गया a, अब है तो g प्लस a यानी 10 प्लस 2। देख लो एक लाइन के अंदर काम को खत्म कर दिया। ऐसे ही एग्जाम में आपने भी करना है। तो इधर साइड मेरे पास आ गया 2/6 इंटू 12, तो सिंप्लीफाई किया, ये आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब लिफ्ट से बैठ करके जब हम डब्बों को देखेंगे, डायग्राम तो बना लेते हैं ताकि फील बुरी आए। तो लिफ्ट से बैठ करके जब हम इन डब्बों को देखेंगे तो 2 किलो का ब्लॉक ऊपर जाता हुआ 4 किलो का ब्लॉक नीचे आता हुआ दिखाई देगा। 2 किलो के ब्लॉक का ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन हो जाएगा, ए रिलेटिव हो जाएगा कितना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका एक्सेलरेशन नीचे हो जाएगा कितना ए रिलेटिव 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक काम तो हमने खत्म कर दिया, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। अब हम आते हैं दूसरे प्रॉब्लम पर, दूसरे पार्ट पर। दूसरा पार्ट है इसका सेकंड पार्ट, हमें फाइंड आउट करना है टेंशन इन स्ट्रिंग। लगाओ फॉर्मूला टेंशन का। फॉर्मूला हो गया ट्वाइस ऑफ m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू में g प्लस a। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो टेंशन की वैल्यू आ गई ट्वाइस, m1 m2 हो गया 4 इंटू 2
डिवाइडेड बाय 4 + 2 यानी 6, g + a की जगह आ गया 12, ये यहाँ से कैंसिल हुआ, टेंशन की वैल्यू आई मेरे पास 4 4 16 2 32, तो 32 चेक कर लेना, 4 2 8 8 2 16 और 2 32, तो 32 न्यूटन की टेंशन आ गई। अब सेकंड पार्ट भी हमने अटेम्प्ट कर लिया, अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। अब स्प्रिंग बैलेंस कहाँ कनेक्टेड है यार, यहाँ कनेक्टेड है, तो इसकी रीडिंग T और T 2T के बराबर हो जाएगी। यानी थर्ड स्टेप में अगर आप रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस निकालोगे तो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस जो आएगी हमारी वो पुली की फोर्सेस बैलेंस करने से आ जाएगी, क्योंकि पुली तो अपनी आइडियल है, और पुली की फोर्सेस को बैलेंस करोगे, पुली पर इधर टी नीचे लगा इधर टी नीचे लगा, तो ये हो गया 2T के बराबर। तो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस हमारी आ गई 2T के बराबर। 2T का मतलब हो गया 32 × 2 यानी 64 न्यूटन, यानी आंसर आ गया 6.4 kg। यानी ये जो रीडिंग है 6.4 kg है। 6.4 kg मतलब दोनों के सम से ज्यादा रीडिंग शो कर रहा है। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ आपने एक्सेलरेट करा दी तो इनकी रीडिंग इन दोनों के सम से ज्यादा हो जा रही है, ठीक है ना, यानी 6.4 kg आ रही है। अब लास्ट, तो फोर्थ स्टेप और लास्ट स्टेप, अब इसका मैं कलर ही चेंज कर दे रहा हूं ताकि क्लियर रहे। तो फोर्थ और लास्ट स्टेप, अब हमें बच्चों निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक कहाँ से देखने पर, ग्राउंड से देखने पर। तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन अगर मैं ग्राउंड से देख करके निकालूं तो मेरे पास कितना आएगा, अगर मैं चेक करूं तो ये हो जाएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन, साथ में एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। रिलेटिव ऊपर है, लिफ्ट भी ऊपर है, तो आंसर हो गया 4 + 2 यानी 6 मीटर/सेकंड स्क्वायर, और डायरेक्शन हो गया अपवर्ड। एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक निकालूं तो रिलेटिव नीचे है, लिफ्ट का ऊपर है, तो इसका साइन माइनस उसका साइन प्लस, तो -4 + 2 आंसर आ गया -2 मीटर/सेकंड स्क्वायर, और ये डायरेक्शन आया डाउनवर्ड। तो मेरे ख्याल से अब मैंने आपको सूडो फोर्स का एक बढ़िया सा सवाल एससी वर्मा का तो करा दिया, ठीक है ना। इसमें आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा किस तरीके से हमें फोर्सेस को मैनेज करना है। अब एक और प्रॉब्लम लेते हैं। अब अगला जो प्रॉब्लम है हमारा सूडो फोर्स का, जो इस कैटेगरी के ऊपर बेस्ड है, वो आती है अब हमारी नो रिलेटिव स्लिपिंग की कैटेगरी। कौन सी, नो रिलेटिव स्लिपिंग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है जिसके अंदर हम लोग काफी अच्छे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा इस सूडो फोर्स के कंसेप्ट के अंदर अब कुछ स्पेशल प्रॉब्लम आ रहे हैं, ठीक है ना। इसमें से ये जो बना हुआ प्रॉब्लम है ये नीट के इस साल के पेपर के अंदर आया था आपका, ठीक है ना। तो अब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको आने वाले नीट एग्जाम के अंदर या एम्स एग्जाम के अंदर मिलते हुए दिख जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन अब मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, बड़ी आसान तरीके से ट्रिक बना के आपको दे दूंगा। तो देखो अब कहानी है, कहता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नो रिलेटिव स्लिपिंग। ये हेडिंग है पूरी की पूरी इस कंसेप्ट की। अब इसका पहला प्रॉब्लम ये है कि एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है। ब्लॉक रखा हुआ है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, तो वो तो नीचे स्लाइड करके यूं करके जाएगा। तो ये ब्लॉक नीचे स्लाइड करके जाना चाहता है, पर हम चाहते हैं इसे ना नीचे जाने दें। तो इसके लिए हम इंक्लाइन प्लेन को यूं धक्का देते हैं। तो अगर हम इंक्लाइन प्लेन को यूं धक्का देते हैं तो देखो पेन चिपक गया हाथ के ऊपर। तो अगर हम इंक्लाइन प्लेन को यूं धक्का देते हैं तो इस ऑब्जेक्ट की इसके ऊपर स्लिपिंग बंद हो जाती है। तो सेम सिचुएशन ये है, अगर हम ये धक्का ना दें तो ये ब्लॉक स्लाइड करके नीचे आ जाएगा। हमारे धक्का देने से इसकी स्लिपिंग जो होती है वो रुक जाती है। अब हमें पता करना है कि हमने इसे कितनी फोर्स से या कितनी एक्सेलरेशन से धक्का दिया सच दैट देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग। तो इन प्रॉब्लम के कंसेप्ट को ट्रिक के अंदर कन्वर्ट करने का तरीका ये, कंसेप्ट ये कि इसको दो स्टेप में किया जाता है। पहला, हम इसको ग्राउंड से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है ना, स्टेप नंबर 1। फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन जब हम इसके ऊपर बैठ करके इसको देखेंगे। तो चलो देखते हैं। तो स्टेप नंबर 1 ये ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हम ग्राउंड पर खड़े हो गए, मान लो इस जगह पर खड़े हुए और हम इस पूरे सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब पूरे सिस्टम को आप ऑब्जर्व करोगे, सबसे पहला काम अपना पुराना फेवरेट सिस्टम बाउंड्री ले लो। सिस्टम बाउंड्री लेते ही सारी इंटरनल फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा चलाने वाला। ये चलाने वाला हमारे सिस्टम को ए एक्सेलरेशन से चला रहा है। इस ए एक्सेलरेशन और इस चलाने वाली फोर्स की हम इक्वेशन बनाएंगे। तो चलाने वाला हो गया एफ, रोकने वाला कोई नहीं, मास ऑफ सिस्टम m+m into a। तो फर्स्ट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारी तैयार होगी, F = m+m into a। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब स्टेप नंबर 2 है, इसमें हम ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन करेंगे। यानी अब हम चल करके इंक्लाइन प्लेन के ऊपर बैठ जाएंगे, जो कि कितने एक्सेलरेशन से आगे जा रहा था a। तो जब हम इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जाकर के बैठ जाएंगे तो हम बैठे एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में। एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठने पर सबसे पहले हमें लगानी पड़ेगी सूडो फोर्स। अब इस स्मॉल m के ऊपर अगर हम सूडो फोर्स अप्लाई करें तो वो सूडो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा a के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इधर की तरफ। अब ये सूडो मैंने इधर अप्लाई कर दिया। अब ये सूडो कर क्या रहा है, इस सूडो के दो कंपोनेंट होंगे, एक पैरेलल टू इंक्लाइन और दूसरा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। तो अब हम उन कंपोनेंट्स को आगे एनालाइज करते हैं। तो देखना, तो अब हमें सूडो फोर्स और बाकी फोर्सेस के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। कंपोनेंट के लिए मैंने एक्सेस बना ली और साथ में एक डायग्राम और ले लिया। तो अब पहले एंगल ढूंढ लेते हैं। ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी हमारे पास थीटा हो गया। अब इस डायग्राम को मैं गंदा नहीं कर रहा, नहीं तो आपको रिवीजन में दिक्कत आएगी। तो अब अगर आप सूडो के कंपोनेंट करोगे तो ऊपर कंपोनेंट जाएगा ma cos थीटा। तो मैंने साथ में एक और डायग्राम रखा हुआ है। तो ये एक्सेस हो गई पैरेलल टू इंक्लाइन, ये एक्सेस हो गई हमारी और ये वाली एक्सेस हो गई हमारी परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। और अब अगर हम सूडो के कंपोनेंट करें तो बड़े आराम से हम कंपोनेंट कर लेंगे। सूडो का ऊपर की तरफ कंपोनेंट गया ma cos थीटा,
सूडो का परपेंडिकुलर टू प्लेन कंपोनेंट आया एम ए साइन थीटा। और ये ध्यान रखना हम इसको इंक्लाइंड प्लेन से बैठ करके ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वेशन जो हम करने जा रहे हैं वो है विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन, तभी हमने ये सूडो लगाया है, नहीं तो सूडो वूडो कुछ भी नहीं लगता। तो यहां से बैठ करके हम इसको देख रहे हैं। ओके, ये तो सूडो के हमने कंपोनेंट कर लिए। अब बाकी की फोर्सेस पे आते हैं। बाकी की फोर्सेस में इधर लग गया नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ आ गया अपना वही पुराना एम जी साइन थीटा, और इधर की तरफ आ गया एम जी कॉस थीटा। अब यहां से बैठ करके इसको देखने पर कोई रिलेटिव स्लिपिंग दिखाई नहीं दे रही, मतलब रिलेटिवली रेस्ट पर ये ब्लॉक नजर आ रहा है। अगर ये ब्लॉक रिलेटिवली रेस्ट पर नजर आ रहा है तो सारी फोर्सेस आपस में बैलेंस होंगी, ये वाली इधर और ये वाली इधर। तो पहले हम बैलेंसिंग करते हैं, फिर आगे कुछ काम स्टार्ट करेंगे। तो अलोंग द इंक्लाइन अगर हम बैलेंसिंग करें तो एम ए कॉस थीटा जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है इज इक्वल्स टू नीचे लगने वाला एम जी साइन थीटा। यहां से हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, एम से एम कैंसिल हो गया और ए की वैल्यू आ गई जी टैन थीटा। तो अगर हम चाहते हैं डब्बे की रिलेटिव स्लिपिंग ना हो तो हमें इसे इतने एक्सेलरेशन से धक्का देना पड़ेगा जो कि होना चाहिए जी टैन थीटा के बराबर। तो जी टैन थीटा के बराबर एक्सेलरेशन से धक्का दिया तो कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगी। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद कर लो। तो जब भी नो रिलेटिव स्लिपिंग हो तो ए बराबर जी टैन थीटा। अच्छा, पहला रिजल्ट आउट हुआ। दूसरा रिजल्ट, अब अगर हम इन फोर्सेस को बैलेंस करें तो हमें इस स्मॉल एम के ऊपर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, ये भी याद कराऊंगा। तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू हो गया, इधर बैलेंस करेंगे तो एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। इसमें मैं ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं तो रिजल्ट मिल जाएगा एम जी कॉस थीटा प्लस एम, कैपिटल ए की जगह मैंने डाल दिया जी टैन थीटा और साइन थीटा। टैन थीटा को आप तोड़ोगे तो ये टूटेगा साइन बाय कॉस, और सिंप्लीफाई करने पर एलसीएम लोगे जैसे ही तो ऊपर मिलेगा हमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो फाइनली कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा और n का जो रिजल्ट है वो बराबर आ जाएगा एम जी बाई कॉस थीटा। तो आपस में लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन हो गया एम जी बाई कॉस थीटा। तो पहला रिजल्ट जो हमें याद रखना है वो है सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कितने एक्सेलरेशन से धक्का दें तो जवाब है जी टैन थीटा। आपस में लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन निकालना है तो वो भी स्टैंडर्ड है एम जी बाई कॉस थीटा। अब लास्ट चीज भाई फोर्स कितनी थी, तो इस फोर्स को निकालने के लिए अब हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में ए की वैल्यू को डाल देंगे। तो फोर्स निकालने का तरीका ये रटने की जरूरत नहीं है, मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया। मास हो गया पूरे सिस्टम का m प्लस m, एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया जी टैन थीटा। तो मैं यहाँ पर f का वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। तो f का वैल्यू मेरे पास आ गया m प्लस m और a की जगह आ गया जी टैन थीटा। तो ये मेरे पास 3 रिजल्ट्स आ गए। इन 3 रिजल्ट्स के बेसिस पर अब हम नो रिलेटिव स्लिपिंग के प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं प्रॉब्लम को। तो अब इस पे बेस्ड जो प्रॉब्लम है हमारा, जिसमें हम लोगों को मिनिमम एक्सेलरेशन वगैरह निकालना है, तो ये मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रखा है। अब आप देखो 3 सवाल हमारे एज इट इज इसके अंदर है। पहले फोर्स निकालनी है, आपस का नॉर्मल निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। अब आपको कुछ वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, सीधे उड़ा दो। तो पहला काम एक्सेलरेशन से शुरू करो। तो नो रिलेटिव स्लिपिंग में एक्सेलरेशन हो गया जी टैन थीटा, जी की वैल्यू हो गई 10, टैन थीटा हो गया 1, आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर हम इस डब्बे को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से धक्का मारे हैं तो 5 kg का ब्लॉक इसके ऊपर स्लाइड नहीं करेगा। अगर उससे कम तेजी से धक्का मारा तो नीचे स्लाइड करेगा, उससे तेज मारा तो डब्बा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि फिर एम ए कॉस थीटा एम जी साइन थीटा से ज्यादा हो जाएगा। तो हर पॉइंट एनालाइज करो। दूसरा, अब फोर्स कितनी होगी, अगर आप फोर्स निकालना चाहते हो तो वो निकालने का तरीका मैंने दे दिया था, सिस्टम का मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास ऑफ सिस्टम हो गया m प्लस m, एक्सेलरेशन हमने ऊपर निकाल ही लिया, m प्लस m किया तो 10 आ गया, एक्सेलरेशन भी 10 आ गया, आंसर आ गया 100 न्यूटन। तीसरा लास्ट स्टेप, आपस का नॉर्मल रिएक्शन। तो आपस का नॉर्मल रिएक्शन हो गया mg बाय cos थीटा, mg बाय cos थीटा सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 50 बाय cos 45, cos 45 हो गया 1/√2, आंसर मिल गया 50√2। हो गया ना आसान। तो कितना सिंपल प्रॉब्लम अब हमारा बन गया। तो नो रिलेटिव स्लिपिंग में सीधे रट मारो a बराबर जी टैन थीटा। अब इसी बेसिस पर ये केस 2 देखो, ये भी स्पेशल केस है। अब मैं कुछ नहीं चेंज करने वाला, आंसर वही जी टैन थीटा से ही बना के दे दूंगा। ट्रिक देखते जाओ आप। अब कितने फोर्स से धक्का मारे कि m1 m2 की कोई स्लिपिंग ना हो, और क्या निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो अब इसके लिए चलते हैं हम वापस से अपनी स्टेप ऑफ वर्किंग। तो स्टेप नंबर 1, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ग्राउंड। तो ग्राउंड से ऑब्जर्व करने के लिए हमने बनाई अपनी वही सिस्टम बाउंड्री। सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स हो गया F, जो कि हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। तो m प्लस m1 प्लस m2 इनटू एक्सेलरेशन मेरे पास आ गया a। तो ये बन गई पहली इक्वेशन पर अधूरी है, जब तक ये नहीं आएगा तब तक ये पूरा नहीं होगा। तो अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 है ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक। तो चलो बोरिया बिस्तरा उठाओ, ब्लॉक के ऊपर बैठ जाओ। अब आप इसके ऊपर बैठ गए, बैठते ही आपको सबसे पहला काम सूडो फोर्स लगानी है एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन इधर की तरफ था तो सूडो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस पे लगा m2a और इस पर इधर लगा m1a।
अब जरा एक एक सूडो का फंक्शन समझो। ये सूडो इसको दीवार से चिपका रहा है, ठीक है ना, तो दीवार से चिपका रहा है तो फिर ये नॉर्मल रिएक्शन डेवलप करेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन इस वाले ब्लॉक पर सूडो की वजह से आ रहा है, इस ब्लॉक पर देखोगे तो वेट की वजह से आएगा। तो इसको तो कोई नहीं पूछता, पर इसको सब पूछते हैं क्योंकि ये सूडो की वजह से आ रहा है। ये तभी आएगा जब आपके पास ए का वैल्यू आएगा, ठीक है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन इस वर्टिकल ब्लॉक का जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, वो निकालने का तरीका हो गया सूडो फोर्स M1 इंटू ए। बट अभी और आगे बढ़ना है। अब और फोर्सेस में देखें तो नीचे लग गया हमारे पास M1G, ऊपर की तरफ आ गया टेंशन, इधर साइड आ गया टेंशन। अब यहां से बैठ करके देखने पर कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं दिखाई दे रही, नो रिलेटिव स्लिपिंग। तो नो रिलेटिव स्लिपिंग तो सारी फोर्सेस आपस में बैलेंस है, तो हम इसकी फोर्सेस को बैलेंस कर देते हैं। चलाने वाला, अच्छा सिस्टम बाउंड्री बनाते ही ये कट गया, चलाने वाला हो गया M1G, रोकने वाला हो गया M2A। ना कोई चला पा रहा ना कोई रोक पा रहा, मतलब सॉरी ना ये चला नहीं पा रहा, इसका मतलब रोकने वाला चलाने वाला आपस में बैलेंस हो गया। तो दोनों को अगर मैं बैलेंस करूं तो M2A इक्वल्स टू M1G, यहां से A की वैल्यू आ गई G टाइम्स M1 बाई M2। अब आप कहोगे सर tan थीटा नहीं दिख रहा, कैसे याद कराने वाले हो? तो देखो जुगाड़, तो अपना वही रिजल्ट याद करो, A बराबर G tan थीटा। आपको सर लग नहीं रहा, अभी लगाते हैं, देखते जाओ। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस P बाई B। अब याद करने का तरीका देखो, तो एक्सेलरेशन नो रिलेटिव स्लिपिंग का G tan थीटा। अब यहाँ थीटा तो दिख नहीं रहा, तो परपेंडिकुलर बाई बेस हमें चाहिए, तो परपेंडिकुलर पर मास है M1 और बेस पर मास है M2। तो रिजल्ट कन्वर्ट हो गया परपेंडिकुलर वाला मास डिवाइडेड बाय बेस वाला मास, हो गया ना याद। तो अब हमारा रिजल्ट ए का आ गया G टाइम्स परपेंडिकुलर वाला मास M1 हो गया और बेस वाला मास M2 हो गया। तो रिजल्ट हमारा तैयार हो गया। तो हम तो इसमें भी वही लगाने वाले हैं, A बराबर G tan थीटा। अब फर्स्ट रिजल्ट हमने डेवलप कर लिया, सेकंड रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड रिजल्ट है नॉर्मल रिएक्शन। तो इस ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन M1 इंटू ए के बराबर है। ए को हम ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रटने की इसको जरूरत नहीं है, ए की जगह आ जाएगा G टाइम्स M1 बाई M2 और हमारे पास ये नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी। थर्ड और लास्ट रिजल्ट, तो भैया वो फोर्स कितनी थी? तो वो फोर्स निकालने का हमारा तरीका हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन। तो M प्लस M1 प्लस M2 इंटू एक्सेलरेशन की जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा G tan थीटा, हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो अभी भी याद करके चलेंगे A बराबर G tan थीटा, बट इसमें tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर वाला मास बाय बेस वाला मास। आगे बढ़ते हैं। अब ये एग्जांपल देखो आप, सेम इसी कैटेगरी का है, फाइंड आउट F सच दैट देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग। तो शुरू कर देते हैं। तो पहली स्टेप हम निकालेंगे A, फॉर्मूला लगाया G tan थीटा। जैसे ही देखा, अरे थीटा तो नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, हम लगाएंगे परपेंडिकुलर वाला मास अपॉन बेस वाला मास यानी 1/2। सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर हम इस बड़े डब्बे को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से धक्का मारे तो इस 1 और 2 की कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगी। इससे ज्यादा तेज धक्का मार दिया तो फिर ये पूरा सिस्टम पीछे भागेगा, ये ऊपर की तरफ यूं करके सूडो ज्यादा हो जाएगा, ये इसको ड्रैग करके यूं ले जाएगा। कम तेजी से धक्का मारा तो ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब सारी चीजें हमने इसमें ऑब्जर्व कर ली। अब हमें निकालना है N1 यानी नॉर्मल रिएक्शन ऑन 1 kg ब्लॉक। तो 1 kg पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन उसकी सूडो के बराबर है। M1 की वैल्यू मेरे पास हो गई 1, A की वैल्यू मेरे पास हो गई 5, तो आंसर आ गया 5 न्यूटन। तीसरा और लास्ट सबसे मेन प्रॉब्लम, कितनी फोर्स से धक्का मारा? तो फोर्स होगी मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास हो गया 7 + 2 + 1 इंटू एक्सेलरेशन आ गया मेरे पास 5, ये आ गया मेरे पास 50 न्यूटन। तो हमने इसको 50 न्यूटन से धक्का मारा, ऐसा करने पर 1 और 2 की कोई स्लिपिंग नहीं हुई। अब मेरे ख्याल से 2 केस समझ आ गए। तीसरा केस, तो थर्ड केस ये एससीवी का प्रॉब्लम है, ठीक है ना, और ये भी टेस्ट के अंदर खूब रिपीट मारा जाता है। अब मैंने क्या कर रखा है, मैंने यहाँ M0 का ब्लॉक टांग रखा है, मैंने नहीं धक्का मारा। अब मैंने पूछना है M0 की वैल्यू बताओ सच दैट देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखो, फाइंड M0 सच दैट देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग। सबसे पहला काम नीचे की तरफ लगा M0G। तो अब जो फोर्स है जो इसे चलाने का काम कर रही है वो हो गई M0G। सिस्टम बनाया, पूरा सिस्टम इधर जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है। इक्वेशन बिल्डअप करी, चलाने वाला हो गया M0G इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास पूरे सिस्टम का हमारे पास आ गया M प्लस M0 इनटू एक्सेलरेशन हो गया A। अब हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हमें रिलेटिव स्लिपिंग नहीं करानी तो A को रखना पड़ेगा G tan थीटा। पुट कर दिया तो M0G M प्लस M0 इनटू G tan थीटा। G से G हो गया कैंसिल आउट, रिजल्ट बना M0 बराबर, इसको tan थीटा को इसके नीचे ले आओ तो ये पूरा ब्रैकेट फ्री हो जाएगा। tan थीटा इधर लाया, इधर आया M प्लस M0। अब हमें क्योंकि M0 निकालना है, इसको इस साइड ले आते हैं। तो M0 कॉमन हो गया, अंदर बचा हमारे पास cot थीटा -1, राइट साइड पर आ गया M प्लस M। यहाँ से M0 की वैल्यू पकड़ ली हमने, M प्लस M डिवाइडेड बाय M प्लस M डिवाइडेड बाय cot थीटा -1।
तो मेरे ख्याल से अब मैंने आपको नो रिलेटिव स्लिपिंग के सारे कंसेप्ट डिस्क्लोज करके दे दिए। अगला सवाल देखो, अब नो रिलेटिव स्लिपिंग के बाद ये एक बेसिक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है कि भाई लिफ्ट के अंदर एक कॉइन गिरा दिया, बोल्ट गिरा दिया या एक बॉल गिरा दी, तो ये एक बॉल है जो इस लिफ्ट के अंदर गिर रही है। अब दो तरीके के ऑब्जर्वेशन है, एग्जामिनर पूछता है भैया इस बॉल का एक्सेलरेशन बता दो, लिफ्ट से कितना होगा, ग्राउंड से कितना होगा। तो पहला एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो पहला काम, लिफ्ट के अंदर बैठ जाओ, बैठते ही इस बॉल के ऊपर सूडो लगेगा और सूडो का डायरेक्शन हो जाएगा नीचे की तरफ ma, साथ में नीचे की तरफ लगेगा mg। अब जो आपको दिखाई देगा उसी चीज का नाम होगा ए रिलेटिव। तो अब अगर आप ए रिलेटिव निकालोगे तो ये ए रिलेटिव की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी mg प्लस ma, ये तो हो गई चलाने वाली फोर्स, इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास वाला टर्म कैंसिल हो गया और ए रिलेटिव का वैल्यू आ गया g प्लस ए। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे a अब तो g, अब तो रिलेटिव एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा g प्लस ए। यही लिफ्ट का ये डाउन होता तो आंसर आ जाएगा g माइनस ए। तो ये आया बॉल का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। अब मान लो ये डिस्टेंस आपको l दे रखा है और आपको ये पता करना है बॉल कितने टाइम में नीचे आएगी, तो अपना वही सेकंड इक्वेशन लगा लो, √2l डिवाइडेड बाय ए रिलेटिव। ठीक है, अब आप आ जाओ इस पे, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर यही पर्सन इस बॉल को ग्राउंड से ऑब्जर्व करे तो मेरे को बताओ क्या कोई सूडो लगाना पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि ग्राउंड कैसा फ्रेम है, इनर्शियल। तो बॉल के ऊपर लगने वाली सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स होगी mg। इस पर्सन को बॉल नीचे आती हुई दिखाई देगी विद एक्सेलरेशन a, या a नॉट कर लेते हैं, ठीक है ना। a नॉट इज द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इक्वेशन बन गई mg इक्वल्स टू m a नॉट, mm कटा a नॉट इक्वल्स टू g, यानी ग्राउंड से देखने पर बॉल का एक्सेलरेशन g के बराबर नजर आएगा, बट लिफ्ट से देखने पर ये एक्सेलरेशन g प्लस a के बराबर नजर आएगा। तो ये था आपका पूरा सूडो फोर्स का डिटेल्ड लेक्चर, जिसके अंदर हर एक प्रॉब्लम मैंने कवर कर दिया। यूनिवर्सल उठाओ, प्रैक्टिस करो। अब मेरे ख्याल से यार सूडो में तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपका पूरा कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए सूडो कैसे लगती है। अब मेरा अगला लेक्चर रहेगा जिसमें सिखाऊंगा स्प्रिंग काट करके और स्ट्रिंग काट करके कैसे शॉर्टकट बनाए जाते हैं, उसमें कैसे काम किया जाता है। थैंक यू सो मच।